Hello students, let's learn the series of poem of class 10th first write, and today I have taken up the poem Fire and Ice, which is written by Robert Frost. So here if we talk about in the beginning, this is again a short poem which is written by Robert Frost, and here the poet outlines the familiar question about the fate of the world. So the poet wishes to ask what would be the destiny of the world. He is quite wondered, or he is quite surprised to see if it is more likely to be destroyed by fire and ice. You will see that here in this poetry, the poet is introducing two terms, fire and ice, and these two terms आप देखेंगे अगेन आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द रिमाइंडर. जहाँ पर भी आपको स्पेसिफिक कुछ टर्म्स दिए जाते हैं, इन द टाइटल इटसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ हिडन एक्सप्रेशन और मीनिंग इज देयर एंड यू कैन कोरिलेट इट. और आप देखेंगे इसी में हम जब भी पोइट्री पढ़ते हैं, वेन एवर वी आर रीडिंग पोम, वी आर गोइंग टू get the appropriate hidden meaning of the same. So it basically reflects aspect the poet is using such terms like fire and ice, and he is reflecting that these two terms are responsible for the destruction of this beautiful world. Okay, and if we talk about the theme of the poem or the central idea of poem, तो आप इसमें बोल सकते हैं fire and ice, these two terms are there which actually they possess great strength, and they are having the destructive potential to destroy this beautiful planet. So if we compare it, फायर और आइस, मैंने आपसे जो प्रीवियस हमारे कंटेंट्स हैं, मैंने उसमें भी आपसे डिस्कस किया है. जो भी नेचर से कनेक्टेड कुछ भी ऐसे टर्म्स लिए जाते हैं, तो दे आर ऑफरिंग सम सिम्बॉलिज्म. उसमें कुछ सिम्बल्स होते हैं, उसमें कुछ सिग्निफिकेंस है, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंस है, और उसके कुछ इनडायरेक्ट हिडन मीनिंग होते हैं. ओके, सो हियर फायर इज एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद नेवर एंडिंग डिज़ायर. आप देखेंगे जैसे फायर ग्रो करती रहती है, इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली इन द सेम मैनर जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, दे आर नेवर एंडिंग. एंड इफ़ वी आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग लाइफ, सपोज हमें लाइफ में किसी भी फॉर्म में किसी चीज़ की ग्रोथ चाहिए, when our one desire is finished, we are blessed with another desire, and we feel, and this is all about considered as growth, जिसको हम growth का नाम कहते हैं, and it is considered as never ending desire and passion. These two terms are there, और जिनको हम fire के साथ compare कर सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड ही वॉन्ट्स टू से कि दीज टू थिंग्स अगर एक पर्सन में एक्सेसिव हों, तो ये चीज़ एक पर्सन की या एक वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन की तरफ उसको लेके जाते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आइस है, आइस का मीनिंग क्या होता है? वेयर इनसेंसिटिव अप्रोच इज़ देयर, इनडिफरेंट अप्रोच इज़ देयर, जहाँ पर सेंसिटिविटी नहीं है, जहाँ पर इमोशंस नहीं है, कोल्ड एक्सप्रेशंस हैं. कोल्ड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? विदाउट हैविंग एनी ह्यूमैनिटी, विदाउट हैविंग काइंड फीलिंग्स. तो आप देखेंगे द पोएट wants to convey the idea कि fire and ice, never ending desires as well as insensitive attitude towards humanity or towards human beings, तो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए. दे बोथ पोजेस ग्रेट strength and they are considered as strong driving force. Okay, so the poet feels that both elements are responsible for the destruction of the earth. Okay, so let's proceed further with the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. आप देखेंगे इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, पहले हम उसको कंसिडर कर लेते हैं. बाकी तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. डिज़ायर का मीनिंग क्या होता है? नेवर एंडिंग, जो आपकी विशेज़ हुई. फायर को हमने को रिलेट किया किसके साथ? फायर मीन्स नेवर एंडिंग विशेज़, नेवर एंडिंग डिज़ायर्स,
एंड आइस का मीनिंग होता है जहाँ पर कोल्ड एक्सप्रेशन है. कोल्ड एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? विदाउट हैविंग एनी काइंड फीलिंग्स फॉर एनी वन एंड इनसेंसिटिव अप्रोच टूवर्ड्स एनी पर्सन. ओके. पेरिश का मीनिंग होता है डाई एंड सफाइस का मीनिंग होता है टू बी इनफ और मोर देन सफिशेंट, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कहीं ज़्यादा. ओके. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूसेस अस टू एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट किस में है? आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ पीपल बाय यूजिंग द वर्ड सम. इट मीन्स द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग विद एन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर वो सम वर्ड को कोरिलेट कर रहा है किससे? सो दैट ही इज गिविंग द चांस टू द पीपल टू ऑफर देयर ओपिनियन, कि आप अपना ओपिनियन बताइए. सो सम पीपल they are in favor of that thing that they have including the poet. The poet has also said कि I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. It means some say the world will end in fire due to never ending desire, कि अगर लाइफ की नेवर एंडिंग डिज़ायर्स चलती रहेंगी तो ऑब्वियसली है वो उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, और अगर आइस होगी तो भी डिस्ट्रॉय होगा. So the poet says कि I have tasted of desire and I am having this opinion only. If the person is having never ending wishes, never ending desire and the person is running after for his particular growth, तो ये चीज़ें उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है. बिकॉज वो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग नेवर एंडिंग डिज़ायर, पैशनेट है, ओवर एम्बिशियस है, तो उसमें क्या होता है? द पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट हिज limitations as well as his surroundings. And moreover we have also learned that excess of everything is bad. कोई भी चीज़ जब excess में होती है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में जो उसके रिएक्शंस होते हैं, जो उसके आउटकम होते हैं या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, these are not at all favorable. Okay. So the poet wishes to say and the poet reflects his idea by saying that fire means ग्रीडीनेस, एक्सेसिव ग्रीडीनेस टू एक्वायर मोर एंड मोर. जो विशेज़ होती हैं हमारी, हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की, हमारी एक विश फुलफिल होती है तो वी आर ब्लेस्ड विद और वी आर फिल्ड विद अनदर डिज़ायर. सो फ्रॉस्ट सेज दैट हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ायर मेक्स हिम फेवर. उसने कहा कि उसने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि दैट आई शुड फेवर दिस सपोर्ट और दिस आइडिया दैट those who believe fire to be the cause of the end of the world, he is in favor of those people, those category of people. And now if we talk about stanza 2, so he is also giving another suggestion. In the first few lines in first stanza, he is giving the chance to the people to speak. वो लोगों के opinion के बारे में बताता है, but apart from that he is giving his own suggestion and his own ideology. So he says, but if it had to perish twice, I think I know enough of fate to say that for destruction ice is also great and would suffice. He is saying if this whole world is going to get the another world war, सो डेफिनेटली जो आइस की हमने कनेक्टिविटी देखी जिसका मीनिंग हुआ हेट्रेडनेस के साथ, कोल्ड इम्प्रेशन के साथ, एंड फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस, फीलिंग ऑफ बिटरनेस, डिवॉइड ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें ह्यूमैनिटी की कोई भी फीलिंग नहीं है. सो द पोएट विशेस टू से एंड द पोएट रिफ्लेक्ट्स और हाईलाइट्स हिज आइडियाज अगेन एंड अगेन बाय सेइंग लाइक both are responsible for bringing destruction as well as the destructive destiny of the earth. Okay, like again and again repetition is given in another form that excess of, so it is said that excess of everything is bad, be it नेवर एंडिंग डिज़ायर या नेवर एंडिंग जो हमारी ग्रेडीनेस होती है या हमारी हेट्रेडनेस है, बिटरनेस की फीलिंग्स हैं, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है. सो दीज फैक्टर्स और दीज एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द destructive destiny of this world. I have discussed the poem with you. Hope you have understood. Now proceed further with poetic devices. You will see first one we will talk about rhyme scheme. Rhyme scheme में आप देखेंगे rhyming words हैं, like आप बोल सकते हैं fire, desire, fire. इसको हम consider करेंगे A. Then you are having
ice twice and again ice and then suffice, this will be considered as B. And now C we can consider, this is the another one, hate. So the rhyme scheme will be A B A B C B C B. Okay. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग एसोनेंस. एसोनेंस का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस. नेक्स्ट वन आपका पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था, जिसमें वॉवल की साउंड को रिफ्लेक्ट किया जाता है इन अ पर्टिकुलर लाइन. इन द एसोनेंस में हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर हमारी वॉवल साउंड की रिपीटेशन आती है. आप फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे which is in continuation, first and second. Some say the world will end in fire, some say in ice. आप देखेंगे इसमें आई लेटर की जो साउंड है उसको कंटिन्यूसली रिपीट किया जा रहा है. इन लाइन 4 आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो आप इसमें ओ साउंड को देख सकते हैं. इन लाइन 7 and 8 you can see to say that for destruction ice इज़ ऑल्सो ग्रेट. इसमें आई और ओ साउंड को रिपीट किया जा रहा है, वन और द अनदर फॉर्म. वन मोर पोएटिक डिवाइस इज देयर फॉर यू एंड इट्स नेम इज एनाफोरा. इट मीन्स रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब उसको कंटिन्यूसली उसको यूज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रेस एन आइडिया और इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सम से. ओके. नेक्स्ट वन यू आर हैविंग कॉन्सोनेंस. जैसे नेम से ही क्लियर है, जिसके रेपिटेशन एलिट्रेशन तो वो होता है जिसके बिगिनिंग में कोई लेटर को रिपीट किया जा रहा है, और जो एक स्पेसिफिक मिडल में या एंडिंग ऑफ द वर्ड में जिन कॉन्सोनेंट साउंड को हाईलाइट किया जाता है, दिस इज नोन एज कॉन्सोनेंस एंड विच यू कैन सी इन लाइन 4 लाइक आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. आप देखेंगे इसमें टी एच की साउंड है, द साउंड को फोकस किया जा रहा है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोम. स्टे कनेक्टेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल, जो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट की गई हैं विद यूनिक थीम. थैंक यू सो मच.